Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily current affairs MCQs and in this class obviously हम क्या करने वाले हैं current affairs MCQs करेंगे. I hope आप सभी को बहुत मजा आया होगा आज का न्यूज़ एनालिसिस जो कि अमित सर कराए थे. एंड ये सारा चीज़ क्यों हुआ है, क्यों शिफ्ट किया है वो तो मैंने आपको बता ही दिया. बिकॉज आपकी क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में हो सके इस वजह से एंड दैट विच वोंट बी पॉसिबल फ्रॉम माई एंड बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, फिर उसके बाद जो है न्यूज़ एनालिसिस करके फिर प्रेजेंट करना है, तो इट टेक्स टाइम. ये सारी चीज़ें ना प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इस वजह से इवनिंग में आती थी. राइट, अब जो है कल से यू विल बी गेटिंग क्वाइट अर्ली. ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर एमसीक्यूज. बट इससे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एंड द इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू आर पराक्रम बैच. हमारा पराक्रम बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है 24 जुलाई से. इसमें MA, BA, डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रेपरेशन और ओनली यूपीएससी प्रेपरेशन जो भी आप प्रेफर करते हैं वो सभी जो है यू कैन एनी ऑफ दैट यू कैन ज्वाइन इवन नाउ. 24 जुलाई से ये स्टार्ट हुए हैं एंड फिलोसफी ऑप्शनल सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा सेकंड बैच. अपार्ट फ्रॉम दैट जो है अभी भी चल रहा है तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. ऐसे एनहांसमेंट प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दी स्कोर एनरिचमेंट program of philosophy, so that also you can join. Apart from that as you can see यहाँ पर जो है NCERT मॉड्यूल, तो आप NCERT मॉड्यूल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव जो लेक्चर्स हैं दैट विल बी अवेलेबल टू यू. एंड CSAT पेपर 2 आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. इसकी वीकेंड क्लासेस होती हैं, ठीक है, वीकेंड. तो इसी वजह से सिर्फ अभी तक 2 ही क्लासेस हुई हैं, एक तो ओरिएंटेशन है और एक आरसी का हुआ है. तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो. सिर्फ 2 क्लासेस है. ओरिएंटेशन अगर स्किप हो भी जाता है तो आरसी तो आप कर ही लोगे आराम से. ओके, एंड दैट आई एम टेकिंग, सो आप जो है इसको ज्वाइन करिए जरूर. एंड फ्रॉम वेयर टू गेट दी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? tathastuics.com ये वेबसाइट से, या फिर यू कैन कॉल ऑन एनी ऑफ दीज नंबर्स और यू कैन विजिट आवर ऑफिस एज वेल. राइट, चलिए. So here the very first question, let's get started with the MCQs. The first question is the primary objective of the SATAT scheme is to transform cattle dung and other organic materials into compost, biogas and biofuels with the purpose of fostering sustainable agriculture and mitigating environmental pollution. Second is India has enforced a compulsory requirement for coal burning thermal power plants to incorporate a 5% mixture of biomass pellets in the conjunction with coal. The third one is the 2G bioethanol technology involves the production of bioethanol using waste feedstock like crop residues and municipal solid waste. Which of the above statements are correct over here? You have to find out how many of those are correct. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है SATAT योजना का प्राथमिक उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और पर्यावरण प्रदूषण just a minute. ओके, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से मवेशियों के गोबर और अन्य कार्बनिक पदार्थों को खाद, बायोगैस और जैव ईंधन में बदलना है. दूसरा है भारत में कोयला जलाने वाले थर्मल पावर प्लांटों के लिए कोयले के साथ साथ बायोमास छर्रों के 5% मिश्रण को शामिल करने की अनिवार्य आवश्यकता लागू की है. तीसरा है 2G बायोएथेनॉल टेक्नोलॉजी में फसल अवशेषों और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट फीडस्टॉक का उपयोग करके बायोएथेनॉल का उत्पादन शामिल है. आपको बताना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है. इसमें तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है. यहाँ पे जो लिखा है प्लीज इग्नोर दिस थिंग, ठीक है. सो 2G बायोएथेनॉल टेक्नोलॉजी मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल, ये जो है इससे को इंस्पायर होकर इस क्वेश्चन को बनाया गया है. सो जो 2G बायोएथेनॉल टेक्नोलॉजी है इसमें क्या होता है, जो लाइफ वेस्ट फीड स्टॉक है उसको यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि क्रॉप रेजिड्यूज हो गए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, उन सारी चीजों को यूज करके
व्हाट दे डू, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अदरवाइज वैल्यूलेस मटेरियल्स इनटू दी बायोएथेनॉल। तो इसको क्या करते हैं, ये जो चीजें लिए इसको ट्रांसफर कर, इसको जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड दे विल बी गेटिंग दी बायोएथेनॉल फ्रॉम दैट। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा एंड हम जो है उसका सदुपयोग कर पाएंगे। वी वुड बी मेकिंग इट अ वेरी गुड यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, now India's mandate for biomass in the thermal power plants, यहाँ पर क्या है, it aims to reduce greenhouse gas emissions and promote cleaner energy as well, and this is what we are targeting also. Next question is the very first statement related to this: when the water temperature rises significantly, corals eject the symbiotic algae called zooxanthellae that reside within their tissues. Second is corals are unable to endure a bleaching event. Third is coral bleaching poses a threat to the survival of marine creatures. So which of the, how many of the above statements are correct? Choose your answer carefully. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, जब पानी का तापमान काफी बढ़ जाता है तो मूंगे जो जोक्सांथेला नामक सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जो उनके उत्तकों के भीतर रहते हैं। मूंगे विरंजन घटना को सहन करने में असमर्थ हैं। तीसरा है, मूंगा विरंजन समुद्री जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है। सो इसमें से कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, आपको बताना है। तो आंसर क्या है, बी। यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, सेकंड जो है हमारा वो गलत है। कोरल्स जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को, तो इसी वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज जिस हिसाब से हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, तो कोरल्स जो हैं वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कोरल्स आर हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग वाटर. Elevated temperatures leads to the expulsion of symbiotic algae, that is the zooxanthellae, resulting in coral bleaching. Coral bleaching जो है मतलब इसमें क्या होता है कि फिनिश ऑफ होने लगते हैं। एज यू कैन सी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो किस हिसाब से जो है इसमें से ये जो है धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। इन द सेंस दैट इज द ब्लीचिंग थिंग इज हैपनिंग। द ब्लीचिंग प्रोसेस कॉजेज द कोरल्स टू टर्न कंप्लीटली वाइट। ब्लीच करते हुए किसी चीज को, राइट, सो इट changes the color, so that is why it is called as the coral bleaching. क्योंकि कोरल जो है वो भी वाइट कलर हो जाता है, उसमें से जो कलर है दैट वो फिनिश ऑफ हो जाती है। सर्वाइवल एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग ब्लीचिंग, इसकी वजह से क्या होता है, अब जब ब्लीचिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि कोरल्स जो है वो इमीडिएटली मर जाते हैं, दे आर किल्ड, दे कैन सर्वाइव, but the process put them under significant stress as well. They are not able to revive very quickly and very nicely and effectively, but it takes them a lot of time also. But वही चीज है कि उनको वैसा सराउंडिंग भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। Increased stress levels make corals more susceptible to mortality as well. अभी यहाँ पे एक चीज देख ले कि कोरल ब्लीचिंग की होने की वजह से व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग हुई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोरल रिप्रोडक्शन पे दिखेंगे, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस ऑल्सो, रिप्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा ब्लीच्ड कोरल्स बिकम्स वल्नरेबल टू डेडली डिजीजेज ऑल्सो, डिजीजेज भी हो जाती हैं एंड फाइनली दे आर फिनिश्ड ऑफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मायोसीन एपोच, ठीक है। पहला है, इन दिस एरा देयर वाज अ नोटेबल ग्लोबल कूलिंग लीडिंग टू अ कंसिडरेबल डिक्रीज इन टेम्परेचर्स worldwide. Second is, throughout this epoch the productivity of nutrients in the oceans remained consistent across all regions. Third is, the presence of molluscs and marine plankton declined during this particular period of time. You have to find out how many of these statements are correct over here. मियोसीन युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस युग में उल्लेखनीय वैश्विक शीतलन हुआ जिससे दुनिया भर के तापमान में काफी कमी आई। दूसरा है, इस पूरे युग में महासागरों में पोषक तत्वों की उत्पादकता
सभी क्षेत्रों में एक समान रही। तीसरा है, इस विशेष अवधि के दौरान मोलस्कस और समुद्री प्लवक की उपस्थिति में गिरावट आई। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी, ठीक है, कोई भी नहीं। तो अभी रिसेंटली एक रिसर्च टीम जापान में, उन्होंने क्या किया, दे मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी, ओके। एंड ये जो था यहाँ से जो इन्होंने एक्चुअली क्या किया कि एक फॉसिल था, राइट, ये एक वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल फॉरेस्ट था जिसको उन्होंने डेट किया, तो पता चला ये लेट मायोसीन एपोच टाइम पीरियड का है। The Miocene epoch was prolonged period marked by Earth's climate recovering from the Oligocene cooling. Throughout this epoch, there was a notable rise in the global temperatures. तो Miocene में क्या है कि जो कूलिंग हुई थी, अब यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा था। The throughout the process, the throughout whatever happened during the Miocene epoch was the rise in the temperature, and उससे पहले क्या था? Oligocene period थी। Okay, so this exquisitely preserved fossil forest from late Miocene epoch, it was found over there in the Japan. Second statement is also incorrect because the oceanic nutrient distribution patterns underwent alterations leading to increased production in certain areas and reduced productivity in the different regions as well. Apart from that, the third statement was also correct. Miocene time period के टाइम में क्या हुआ था कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुए थे मरीन प्लैंकटन के, क्योंकि अब जो है कूलिंग होने के साथ साथ, बिकॉज द वाटर वाज देयर, राइट, कूलिंग यहाँ पे, सॉरी कूलिंग नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, राइट, तो इस वजह से मरीन प्लैंकटन यहाँ पर आए, मोलस्कस आए, इन सभी का जो है सृजन हुआ, दे केम इनटू बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द विच ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। The very first statement says in the Lok Sabha, a no confidence motion must provide the reasons justifying its adoption. Second statement is the motion can be brought against the entire council of ministers rather than targeting an individual minister. You have to find out कि इसमें से कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं। कथन एक में कह रहा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को अपनाए जाने को उचित ठहराने के कारण बताने चाहिए। दूसरा कथन है यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री को निशाना बजाने के बजाय संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। यू हैव टू टेल कि इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है, ठीक है। कल ही मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में डीएनए में समझाई थी, तो आई होप दैट यू पीपल मस्ट बी नोइंग। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेकर के आया जाता है। एंड जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है और अगर वो पास हो गया तो दे हैव टू रिजाइन। तो टेस्टिंग गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इसी पर्पज से लेकर के आते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन टेस्ट, इट इज लाइक अ टेस्ट करता है कि भाई गवर्नमेंट जो है उसके पास मेजॉरिटी है भी कि नहीं लोकसभा में। एनी लोकसभा एमपी विद द सपोर्ट ऑफ 50 और मोर कॉलीग्स, कभी भी जो है आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में लेकर के लिए आना है, सो फॉर दैट यू नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, कम से कम 50 लोगों की जो है आपको सपोर्ट चाहिए, देन ओनली यू वुड बी एबल टू ब्रिंग इन फ्रंट, भाई लेकर के आएंगे कि भाई हमको इतनी सपोर्ट है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आप लेकर के आइए, ओके। Now, removal of the ministry, लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है, the people all in the Lok Sabha, all the people over there, the members are the representatives, वो हमारे representatives हैं, प्रतिनिधि हैं। तो इस वजह से क्या है कि अगर उनके पास majority proof हो जाती है कि नहीं है, तो obvious सी बात है कि वो ज्यादा लोगों की पसंद नहीं है, right? Then they have to obviously resign. ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 75 में, wherein the collective responsibility of Council of Ministers to the Lok Sabha has been defined over here.
Now the next question, consider the following statements with respect to star fire algorithm. तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्टार फायर एल्गोरिदम हैज द कैपेबिलिटी टू कंप्यूट द रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस emitted by FM radio stations. Second is the Defense Research and Development Organization is currently working on the development of the Starfire algorithm. So you have to find out which of these are correct. Correct option choose करिए. Starfire algorithm के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है Starfire algorithm में FM रेडियो स्टेशनों द्वारा उत्सर्जित रेडियो फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप की गणना करने की क्षमता है. दूसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन वर्तमान में स्टार फायर एल्गोरिदम के विकास को पर काम कर रहा है. ओके, तो यू हैव टू टेल इसमें से जो है वो कौन से सही हैं. तो द आंसर ओवर हियर इज द ऑप्शन ए. यहाँ पर जो है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. ओके, स्टेटमेंट 1, स्टार फायर क्या है? स्टार फायर एक्रोनिम है. क्या है, किस चीज का एक्रोनिम है? सिमुलेशन ऑफ टेरिशियल रेडियो फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इसका ये एक्रोनिम है, राइट. न्यू एल्गोरिदम टू क्वालिफाई टेरिशियल RFI इन स्पेस फॉर अर्थ ऑर्बिटिंग रेडियो एस्ट्रोनॉमी एक्सपेरिमेंट्स. तो ये PIB में जो है ये चीज आई थी. ठीक है. नाउ ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द FM रेडियो स्टेशंस, वाईफाई नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स, रडार, सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस. It is being done by these only for the purpose of designing and refining the antennas. Second statement गलत है. Scientists at the Raman Research Institute, that is RRI, ये एक autonomous institute है of the Department of Science and Technology and have developed the Starfire algorithm. तो Starfire algorithm किसने जो है वो लेकर के आए हैं? तो that is the Raman Research Institute. The next question is, which of the following choices accurately defines T+1 settlement system? Okay, T+1 settlement system, a term that has recently appeared in the news. पहला है इसमें, this pertains to bank initiated transaction enabling the transfer of funds from one account to another. Second is, this denotes the reporting and resolution of non-performing assets within 1 year from the day they are categorized as NPAs. This signifies the settlement dates of security transactions that take place 1 day after the transaction date. Last is, this represents the recovery phase of business cycle following a recession. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प T+1 निपटान प्रणाली से को सटीक रूप से परिभाषित करता है? यह शब्द हाल ही में समाचारों में आया है. पहला है, यह एक बैंक द्वारा शुरू किए गए लेन देन से संबंधित है जो एक खाते को दूसरे खाते में धन के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है. दूसरा है ऑप्शन, यह NPA के रूप में वर्गीकृत किए जाने के दिन से 1 वर्ष के भीतर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग और समाधान को दर्शाता है. यहाँ पे नेक्स्ट है, यह लेन देन की तारीख को 1 दिन बाद होने वाले सुरक्षा लेन देन की निपटान तिथियों को दर्शाता है. लास्ट ऑप्शन है, यह मंदी के बाद व्यापार चक्र के पुनर्प्राप्ति चरण को प्रतिनिधित्व करता है. अभी बताइए इसमें से कौन सा सही है? T+1 निपटान प्रणाली, तो यह है ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी, यह NPA के रूप में वर्गीकृत किए जाने के दिन से 1 वर्ष के भीतर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग और समाधान दर्शाता है. ओके, सो व्हाट इट डिनोट्स द रिपोर्टिंग एंड रेजोल्यूशन ऑफ द NPAs within 1 year from the day they are recognized as the NPA. जैसे ही पता चलता है कि भाई ये NPA है तभी से जो है इसका काम शुरू हो जाता है रिपोर्टिंग का. ठीक है, तो T+1 साइकिल डेफिनेशन क्या है? T+1 सेटलमेंट साइकिल रिक्वायर्स ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स. यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड सेटलमेंट है ये ध्यान में रखिएगा, ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 day फ्रॉम द transaction date itself.
जैसे कि इफ यू आर बाइंग अ शेयर ऑन ट्यूसडे, ठीक है, आपने ट्यूसडे में जो है एक शेयर खरीदा, तो इसको क्रेडिट कब हो जाना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में? वेंसडे तक हो जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। एडवांटेजेस ऑफ T+1 सेटलमेंट सिस्टम क्या है? शॉर्टनिंग दी सेटलमेंट साइकिल टू T+1 reduces the risk of default in the trade settlements, क्योंकि तुरंत तुरंत जो है अपडेशन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है नहीं होगी। ओके, next question is question number 7. Consider the following statements about mangroves. कल जो है हमने mangroves cover किया था, right? तो similar to, पहला इसमें statement दिया है that similar to deserts, desert plants, mangroves possess the ability to store fresh water in their thick succulent leaves. Second is mangroves exhibit vivipary and feature specialized roots known as the pneumatophores. तो you have to find out इसमें से जो कौन से ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, मैंग्रोव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रेगिस्तानी पौधों के समान मैंग्रोव में अपनी मोटी रसीली पत्तियों में ताजा पानी जमा करने की क्षमता होती है, जैसे कि कैक्टस। ओके, वो बात यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, मैंग्रोव जीवंतता प्रदर्शित करते हैं और इनमें विशेष जड़ें होती हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बताइए आंसर कौन सा है। तो इसमें आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है, दोनों जो है वो सही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। मैंग्रोव क्या है? ये श्रब्स होते हैं, ठीक है, श्रब्स जो है वो बहुत बड़े ट्रीज नहीं होते, ट्रीज बोले तो बहुत टॉल हुए, श्रब्स उतने बड़े ट्रीज नहीं होते, दे आर द स्मॉल ट्री दैट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ अलोंग द कोस्ट लाइंस, कोस्ट लाइंस के पास जो है ये ट्रीज होती हैं, इनकी ट्रूट्स जो है इस तरीके से प्रोट्रूड करी रहती हैं बाहर की तरफ, दो ज्यादा मैंग्रोव्स, ठीक है, ये तो चीज मैंने कल ही आपको कवर कराया था। एंड यहाँ पर क्या है, डिस्पाइट हैविंग देयर रूट्स इमर्स्ड इन वाटर, मैंग्रोव ट्रीज फ्लरिश इन हॉट मडी एंड सलाइन सराउंडिंग्स, इसी वजह से तो है ये कोस्ट लाइन एरिया में आपको देखने के लिए मिलते हैं। Next and last question of the day is, which organization or entity is responsible for publishing the Global Education Monitoring Report 2023? आपको बताना है कि ये मेंशन अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो कि कौन करता है ये? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड द लास्ट वन इज द वर्ल्ड बैंक। हाल ही में समाचार में उल्लिखित वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित करने के लिए कौन सा संगठन या इकाई जिम्मेदार है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, और लास्ट में है विश्व बैंक। तो ये भी हमने कल किया था, आंसर इज दी यूनेस्को, ठीक है, इसको हमने कल ही किया था ना कि यूनेस्को एंडोर्सेस बैनिंग स्मार्टफोन्स फ्रॉम दी स्कूल। ये पूरा आर्टिकल बहुत ही डिटेल में हमने डीएनए में किया था, आई होप यू पीपल रिमेंबर, ठीक है। चलो, so this is it for our today's daily current affairs MCQs. I hope you people enjoyed it. See you tomorrow at the same time. Bye bye, take care and have a great time. Good night.